राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के दिन नामीबिया से आए चीतों को कूरो नेशनल पार्क में छोड़ने के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर लौटे हैं। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य रहा है कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त घोषित कर दिया था, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे, तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है।
एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। शनिवार को हैदराबाद में आयोजित मुक्ति दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। यहां समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने हैदराबाद की मुक्ति का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया और वोट बैंक की राजनीति व रज्जाकारों के भय के कारण मुक्ति दिवस मनाने के वादे से मुकर जाने वालों पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि यदि सरदार पटेल नहीं होते तो हैदराबाद को मुक्त कराने में कई और साल लग जाते। उन्होंने कहा कि पटेल जानते थे कि जब तक निजाम के रजाकारों को हरा नहीं दिया जाता तब तक अखंड भारत का सपना साकार नहीं होगा। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना की जनता को ढेर सारी हैदराबाद मुक्ति दिन की अनेक अनेक अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज ही के दिन 1948 में पूरा तेलंगाना, मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का हिस्सा है और कर्नाटक का हैदराबाद कर्नाटक आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। मैं सबसे पहले ये मुक्त हवा में जो आज भारत का ये ऐतिहासिक और बड़ा हिस्सा सांस ले रहा है, इसके लिए हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को अनेक अनेक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। क्योंकि सरदार पटेल न होते तो शायद अनेक साल और लग जाते हैदराबाद को मुक्ति दिलाने के। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त कर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया था। मैं फिर से एक बार सरदार पटेल को अनेक अनेक लोगों की शुभकामनाओं के साथ, विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को पूरे देश में आजादी का आनंद, उत्सव, मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। मगर हैदराबाद राज्य, निजाम का राज्य, एक ऐसा राज्य था जिसके भाग्य में अभी भी आजादी नसीब नहीं हुई थी। 13 महीने तक निजाम के रजाकारों की असहनीय यातनाओं को ये पूरा क्षेत्र सहन करता रहा, अन्यायों को सहन करता रहा, अत्याचारों को सहन करता रहा। उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया, तब जाकर ये हमारा तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। मित्रों, आज के दिन पर अनेक वीर शहीद जिन्होंने
अपना सर्वस्व न्योछावर किया। कुमाराम भील, रामजी गोंड, स्वामी रामानंद तीर्थ, एम चेन्ना रेड्डी, नरसिम्हा राव जी, साई बनगी जी, केवी नरसिम्हा राव जी, विद्याधर गुरु जी, पंडित केशवराव कोरटकर जी जैसे अनेक अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मैं प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं आर्य समाज, हिंदू महासभा, भागनगर सत्याग्रह हो या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम का आंदोलन, गांधी जी द्वारा स्थापित हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, बीदर क्षेत्र के किसानों के उस वक्त के सत्याग्रह हो, ये सभी आंदोलनों को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, सालों के बाद यह क्षेत्र में एक मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए। जिन्होंने यहां पर शासन किया उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। मनाते तो है, मगर नाम हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं देते हैं। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। इस देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। आज हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुक्ति संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्धाओं को, शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित कर कर नई पीढ़ी को देशभक्ति की लौ जगानी है। मोदी जी जिस प्रकार से हमारे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, वो उपक्रम निश्चित रूप से चालू रहेगा। और हैदराबाद मुक्ति दिन का मनाना भी निश्चित रूप से चालू रहेगा। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को अनेक अनेक अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। DID न्यूज राष्ट्र सर्वप्रथम सकारात्मक मीडिया मदर इंडिया पत्रिका की ओर से विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई। DID न्यूज राष्ट्र सर्वप्रथम सकारात्मक मीडिया मदर इंडिया पत्रिका की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। DID न्यूज राष्ट्र सर्वप्रथम सकारात्मक मीडिया
मदर इंडिया पत्रिका की ओर से विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है, जिसे भाजपा आज से पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक अलग अलग प्रोग्राम तय किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ निर्देश दिए हैं कि सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम में सभी सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हों। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पहला सेवा का कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कैंप, दूसरा फ्री हेल्थ चेकअप, तीसरा दिव्यांगों को उपकरण देने और वैक्सीनेशन में हेल्प वर्क और पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी शामिल है। और इस नीलामी से जुटने वाली राशि को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। सेवा पखवाड़े के लिए हर जिले में 3 और मंडल में 2 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है। बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लोगों को देगी। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और आज के दिन से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अपने लाखों जो हमारे गंतव्य स्थान है, बूथ है, शक्ति केंद्र है, जिला है, मंडल है, लाखों केंद्रों पर सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सारा जीवन देश सेवा, मानवता की सेवा, लोगों की सेवा में उन्होंने अपना जीवन लगाया है और इस हेतु भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने तय किया कि सेवा पखवाड़ा के रूप में उनके जन्मदिन को मनाएंगे। आज के दिन हमारे लाखों कार्यकर्ता एक रिकॉर्ड बनाते हुए ब्लड डोनेशन के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अस्पतालों में जाकर के हमारे मरीजों की चिंता कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता आज के दिन अनाथालयों में जाकर के अनाथ बच्चों के साथ आज का दिन मना रहे हैं और उनके साथ इस जन्म दिवस को भी मना रहे हैं। उसी प्रकार हमारे कार्यकर्ता जो हमारे जिन भाइयों के अंग चले गए हैं उनको कृत्रिम अंग देने का भी काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ स्वच्छता अभियान, हमारे वृक्षारोपण, पर्यावरण, प्लास्टिक्स को इकट्ठा करना, जो यूज्ड प्लास्टिक्स है, एंड से नो टू प्लास्टिक, इस बात को भी लेकर के आगे काम कर रहे हैं। तो सेवा पखवाड़ा में एक लंबी श्रृंखला है कार्यों की जिसको हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। यही सच्चा तरीका है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस मनाने का, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज मुझे यह भी सौभाग्य मिला कि यहाँ पर उनके जीवन पर एक प्रदर्शनी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रखी गई है। उस प्रदर्शनी को भी अवलोकन के लिए सभी लोगों के लिए उसका भी श्री गणेश करने का, उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आप सबसे अपील करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे कार्यकर्ता लाइन लगा करके उस प्रदर्शनी को देखने के लिए, अवलोकन के लिए आ रहे हैं। आप सब भी उसमें शामिल हों। इस प्रकार की प्रदर्शनी हर प्रदेश कार्यालय में, हर जिला कार्यालय में और हर स्थान पर ऐसी प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसमें उनके जीवन को हम उजागर कर सके। उनका जो समर्पित जीवन है, जो उन्होंने पल पल समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए लगाया है, उसको हम उस प्रदर्शनी में उजागर कर रहे हैं और उससे हमारे लाखों कार्यकर्ता प्रेरणा भी ले रहे हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं आज के दिन कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन ही नहीं है, राजनीति के साथ साथ मानवता सेवा भी बहुत बड़ा आयाम है जिस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सेवा ही संगठन में हम लोगों ने कोरोना में काम किया और इस सेवा पखवाड़ा में भी हम ट्यूबरक्लोसिस के इरेडिकेशन के लिए 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेट हो, इसके लिए गोद लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन पेशेंट्स को ले रहे हैं जिनको कि
हमें न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाना है, उनको न्यूट्रिशन देना है और सरकार दवाई देगी। तो इस तरीके का वो भी कार्यक्रम हम ले रहे हैं। ब्लड डोनेशन में मैंने कहा कि हम रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो सेवा पखवाड़ा में आज से लेकर 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक हम गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के साथ इस पखवाड़ा को मनाएंगे और सेवा के विभिन्न आयामों को हम इसमें पूरा करने वाले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि अपने लाखों यूनिट जो हैं उन सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, समाज की भागीदारी बनाएं, समाज को साथ साझा करें और समाज को साथ लेकर के चलें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के उद्यमियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने ताजनगरी के फाउंड्री नगर स्थित PPDC में प्रस्तावित फ्लेटेड फैक्ट्री परिसर का वर्चुअली शिलान्यास किया। 125 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले प्रदेश के पहले फ्लेटेड फैक्ट्री प्रोजेक्ट का शिलान्यास नवरात्रों में किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शिलान्यास के कार्यक्रम में तब्दीली कर दी। यहां गैर प्रदूषणकारी व्हाइट कैटेगरी में दर्ज उद्योग गारमेंट इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं नए स्टार्टअप भी यहां जगह पाएंगे। एक जगह ही गारमेंट की फैक्ट्री होने से आने वाले खरीदारों को एक ही जगह पर सभी ऑर्डर देने की सुविधा मिलेगी। यहाँ डिस्प्ले और सभागार भी बनाया जाएगा। आज विश्वकर्मा जयंती है और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्मदिन है। इस सृष्टि के आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती के अवसर पर और आधुनिक भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप अपनी शिल्प के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे पाएंगे, इसकी शुभकामनाएं भी मैं इस अवसर पर आप सबको देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी मुझे यहां पर विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर अपने प्रदेश भर से आए हुए हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। ये जो हस्तशिल्पी हैं अपने परंपरागत पेशे को इन्होंने तमाम अभाव और चुनौतियों के बावजूद संरक्षित करके रखा। मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि आज आगरा और कानपुर के जो हम लोग प्लेटेड फैक्ट्री के शिलान्यास के कार्यक्रम को भी आज यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से 3 स्थानों को इसके लिए चयन किया है, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। पहले चरण में हम इसको यहां बढ़ा रहे हैं, शेष अन्य क्षेत्रों में भी हम इसका विस्तार करेंगे। जमीन को हम हॉरिजॉन्टल ले जाने की बजाय, उसका विस्तार देने की बजाय, बल्कि हम वर्टिकल जाएं और एक ही स्थान पर मल्टी स्टोरी फैक्ट्रियां बना करके अनेक उद्यमियों को वहां पर सस्ते में स्पेस उपलब्ध करा करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को गति देना। और आज इसका शुभारंभ हो रहा है, जिसमें आगरा में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के लिए प्लेटेड फैक्ट्री के निर्माण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 8,812 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक प्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण यहां पर क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें 26 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से आज इस कार्यक्रम को पहला शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 40 इकाइयों की स्थापना, एक ही कॉम्प्लेक्स में 40 इकाइयों की स्थापना हो जाएगी। यह कार्य आगरा के लिए हो रहा है। और ऐसे ही कानपुर में भी हौजरी सिलाई क्लस्टर हेतु प्लेटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहां के हमारे जनप्रतिनिधियों और उद्यमियों की ये बहुत दिनों से मांग थी। यहां पर 7,657 वर्ग मीटर
क्षेत्रफल में 24 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें 67 इकाइयों की स्थापना इस एक कॉम्प्लेक्स में करने में हमें सफलता प्राप्त होगी और हजारों लोगों को इसके माध्यम से रोजगार भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा। यानी ये दो कार्य का शुभारंभ हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश के लिए रेडीमेड गारमेंट के एक नए हब के रूप में उभरने का एक अवसर भी होगा। आज विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री मोदी जी के पावन जन्मदिन के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं। भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे हस्तशिल्पियों को इतना ऐसा उन्हें हुनर दें कि वह अपने प्रोडक्ट को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में उन्हें सफलता प्राप्त हो। राज्य सरकार इस दिशा में, डबल इंजन की सरकार इस दिशा में मजबूती के साथ अपने हस्तशिल्पियों के साथ खड़ी है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। सभी हस्तशिल्पियों को जिनको आज सम्मान दिया गया है, पुरस्कार मिला है, उनको बधाई। और अन्य हस्तशिल्पी भी इस दिशा में आगे बढ़ करके अपने प्रोडक्ट को एक क्वालिटी के साथ वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। DID न्यूज राष्ट्र सर्वप्रथम सकारात्मक मीडिया मदर इंडिया पत्रिका की ओर से विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को गुरुग्राम में आयोजित राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का मानना है कि हरियाणा को विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनतकश श्रमिकों का बड़ा योगदान है। उनके अनुसार श्रम साधकों के बल पर ही आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी के दृष्टिगत वर्ष 2018 में हमने विश्वकर्मा जयंती को राजकीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि शिल्पाचार्य भगवान विश्वकर्मा दुनिया के प्रथम इंजीनियर माने जाते हैं। पूरी दुनिया में जो भी भौतिक पदार्थों के रूप में हमें दिखाई देता है, वह सब भगवान विश्वकर्मा जी के कौशल का ही वरदान है। जैसा हमको जानकारी है कि आज जिसको हम राजकीय श्रमिक दिवस इस नाते से 17 सितंबर इसको मनाते हैं। 5 वर्ष पहले 2017 में हमने ये घोषणा की थी सोनीपत में कि ये दिन हमेशा राजकीय श्रमिक दिवस ये मनाया जाएगा। आज 2 साल बीच में कोविड के कारण से तो हम नहीं मना सके, लेकिन लगातार इस श्रमिक दिवस पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी श्रमिकों को, क्योंकि एक दूसरा महत्व भी है, आज का दिन राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इसलिए मनाया कि दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार, सबसे बड़े जिनको कहना चाहिए कि निर्माता, जिनको भगवान के नाम से मानते हैं, भगवान श्री विश्वकर्मा जी का भी आज जयंती का दिन है। मैं इस अवसर पर सभी श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। प्रधानमंत्री जो स्वयं कर्मयोगी हैं, हम भी कर्मयोगी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्मयोगी हैं। ऐसा लगता जैसे हमारे बीच से ही आगे बढ़े हुए देश को, राजगद्दी को सुशोभित करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से भारत देश का नाम दुनिया में ऊंचा करते रहें, यह मेरी ओर से प्रार्थना है। आज का दिन एक और महत्वपूर्ण दिन भी है जिसकी चर्चा शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी। देश की एकता, अखंडता, जब देश आजाद हुआ था 550 से ऊपर रियासतें थी उस समय। अंग्रेज ने सभी रियासतों को यह कह दिया था, चाहे तो आप अपना संविधान बना लें और अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर लें, या जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में जो सरकार बनेगी आप उसके अंतर्गत एक संघ के रूप में आप उसमें शामिल हो जाएं। बहुत लोगों को जानकारी है कि केवल 3 रियासतें छोड़कर सभी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उसमें होम मिनिस्टर थे, उन्होंने मना लिया था कि हम सब भारतीय संविधान के अंतर्गत
काम करेंगे और एक मजबूत देश के नाते आगे बढ़ेंगे। केवल 3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत और कश्मीर रियासत। इन तीनों ने थोड़ी हिचक दिखाई, प्रारंभ में नहीं माने। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जिम्मे लगा कि इन 3 रास्तों को भी मनाओ। 2 रियासतें गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष उनके जिम्मे लगी, एक रियासत प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के जिम्मे लगी। देखिए आश्चर्य की बात कि दोनों रियासतें जूनागढ़ भी और हैदराबाद भी, इनको किसी भी प्रकार से तैयार कर लिया। हैदराबाद आसानी से तैयार नहीं हुआ, थोड़ा कठोरता भी करनी पड़ी और हैदराबाद के निजाम के जो रजाकार थे उनको भी एक प्रकार से उनको हार कराई और हैदराबाद का लिबरेशन वो आज ही के दिन 17 सितंबर 1948 उस दिन हैदराबाद लिबरेट हुआ था। आज हैदराबाद लिबरेशन डे है। देश की अखंडता का एक अगला कदम भी इस दिन आज बढ़ा था। मैं इस अवसर पर सभी हमारे श्रमिक भाई, जो हमारे उद्यमी, जिन लोगों को आज पुरस्कृत किया गया है, ऐसे 15 उद्यमी और 20 श्रमिक जिनको श्रमिकों को पुरस्कार भी आज दिया है। श्रम रत्न 1 लाख रुपया, श्रम भूषण 1 लाख रुपया और श्रम वीर इनको 51 हजार रुपए ये सबको दिए गए हैं। इन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि अभी तक जो 2.5 लाख रुपया ऐसी मृत्यु कार्यस्थल पर रोजगार करते समय मृत्यु होती है असंगठित लेबर की, वो जो 2.5 लाख रुपया का प्रावधान है इसको बढ़ा करके 4 लाख रुपया किया जाता है। विकलांगता के पर भी ऐसे असंगठित परिवार हैं जिनकी विकलांगता का पैसा जो पहले 50% तक 75,000 रुपया मिलता था उसको 1.5 लाख रुपया कर दिया है। 51 से 75% 1 लाख था उसको 2 लाख किया है और 76% या इससे ऊपर विकलांगता हो जाती है तो पहले जो 1.5 लाख था उसको 3 लाख रुपया किया जाता है। अर्थात हर प्रकार की सहायता इसमें डबल कर दी गई है। विकलांग बच्चों की सहायता 2,500 रुपये प्रति माह पहले जो दी जाती रही है अब उसको 3,000 रुपया किया जाता है। ये भी एक उसमें वृद्धि जो 20% की वृद्धि ये की जाती है। खाने पीने की कैंटीन एक बहुत अच्छा सफल प्रयोग है कि ऐसे श्रमिक जिनको शायद घर में भोजन बनाने में या कई बार अकेला होता है परिवार में, उसको समय भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने कैंटीन की जो व्यवस्था की थी जिसको अंत्योदय आहार योजना हमने कहा। इस अंत्योदय आहार योजना की पहले चरण में 10 कैंटीन चलाई गई थी। बहुत अच्छा ये प्रयोग है। 10 रुपया इसमें मजदूर को देना पड़ता है, बाकी डिपार्टमेंट जो है 15 रुपया उसको सब्सिडाइज करता है। 25 रुपए का खाना 10 रुपए में दिया जाता है। इन क्षेत्रों में श्रमिकों को बहुत उसका लाभ हुआ है। हमने आज ही कहा है कि इस योजना को विस्तार करके हरियाणा में 100 कैंटीन ऐसी बनाई जाएंगी ताकि श्रमिकों को और इस प्रकार की कई कठिनाई आती है वो ना आए। अंत में मैं आपको सबको, खास करके जो सम्मानित होने वाले हमारे जो श्रमिक हैं अथवा उद्यमी हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको भी राष्ट्रीय हमारा श्रमिक दिवस और भगवान विश्वकर्मा जी के जन्म दिवस की और विशेष करके अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बिजनेस पार्टनर के 4 से 5 ठिकानों पर दिल्ली एसीबी ने छापेमारी की और अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक की गिरफ्तारी का विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस व्यक्ति के घर हथियार मिला उसका हमारे विधायक से व्यापार या संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ के आधार पर नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। आज की जो प्रेस वार्ता है, पिछले कई महीनों से एक खास तरीके से केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके झूठ के ऊपर पूरी की पूरी इमानत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन्होंने सत्येंद्र जैन जी के यहां छापा मारा, कई और लोगों के ऊपर छापा मारा। पहले दिन खबर चलाते हैं, प्लांट करती है खबर ईडी कि जिन जगह छापा मारा उनमें से किसी एक के घर पे
या 2-3 लोगों के घर पे जमा कर लें तो 3-3.5 करोड़ रुपए की रिकवरी बताई। वो सत्येंद्र जैन के कौन थे ये नहीं बताया। वो सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार थे या नहीं थे ये नहीं बताया। उनका सत्येंद्र जैन का क्या लेना देना है ये नहीं बताया। और कुछ दिनों बाद खबर इस तरह से चलवाने लगी कि सत्येंद्र जैन एंड एसोसिएट्स, एसोसिएट तो वो होता है जिससे कोई लेना देना होता है। मेरी कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बहस हुई, एक में तो सिर्फ मैं और शहजाद पुणेवाला थे। मैं पौने घंटे तक उनसे पूछता रहा, आप मुझे ये बता दो कि जिसके घर पैसा मिला वो सत्येंद्र जैन का कौन सा रिश्तेदार था? मामा का लड़का था, साडू था, चाचा का लड़का था, समधी था, कौन था? कोई रिश्ता तो होगा, या कोई बिजनेस पार्टनर था तो कौन से बिजनेस में पार्टनरशिप थी वो मुझे दिखा दो। कोई जवाब उनके पास नहीं था। सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर पूरी की पूरी इमारत खड़ी करी गई। और अभी कोर्ट में भी यही हो रहा है। कोर्ट पूछती है व्हाट इज द क्रिमिनलिटी, ईडी के पास जवाब नहीं। कई बार ईडी के वकील समय मांग चुके हैं, ईडी से यह साबित नहीं हो रहा कि गैर कानूनी क्या काम किया सत्येंद्र जैन ने। कोर्ट बार बार पूछ रहा है। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी के यहां छापा मारा, 30 जगह और छापा मारा, उनके गांव में छापा मारा, उनका लॉकर ढूंढा। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 1 रुपया गैर कानूनी नहीं मिला। कल का जो मामला है, हमारे विधायक अमानतुल्लाह का जो मामला है, उसके अंदर मैंने तफसील से सब कुछ पढ़ा। अमानतुल्लाह खान के 2 एड्रेसेस हैं, मैं आपको बता देता हूं। A9 खजूरी रोड, फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है उनका, जोगाबाई एक्सटेंशन के अंदर। जोगाबाई एक्सटेंशन, A9 खजूरी रोड, फर्स्ट फ्लोर। क्या मिला? वहां कुछ नहीं मिला। ना कोई पैसा मिला, ना कोई कारतूस मिला, ना कोई बंदूक मिली, ना कोई नॉन लाइसेंस कोई और चीज मिली। दूसरा एड्रेस है उनका 792 गली नंबर 7, जाकिर नगर, मदीना अपार्टमेंट। वहां क्या मिला? वहां भी कुछ नहीं मिला। ना कोई पैसा मिला, ना कोई कारतूस मिला, ना कोई बंदूक मिली, ना कोई भी गैर कानूनी चीज मिली। और तब से शोर मचा रखा है केंद्र सरकार ने कि अमानत किया ये मिल गया, अमानत किया ये मिल गया। मैंने पूछा कि भाई एक बात बताइए, अगर अमानत के यहां बंदूक मिल गई, पैसा मिल गया, तो आपने कोई एफआईआर दर्ज करी? मैंने एसीबी से बात की है। उन्होंने बोला 2 एफआईआर दर्ज की है, 2 अलग अलग लोगों के ऊपर। कोई आदमी है हामिद अली खान, उसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज हुई है। एक आदमी है कौसर इमाम सिद्दीकी, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज हुई है। मुझे ये बताइए, क्रिमिनल लॉ के अंदर आप किसी भी आदमी के घर में कुछ भी ढूंढ लो, आप उसको दूसरे आदमी के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हो? जो आदमी बिजनेस कर ही नहीं रहा, आप उसका बिजनेस पार्टनर कैसे किसी को बना सकते हो? अमानतुल्लाह खान का कोई बिजनेस है ही नहीं, आप कह रहे हो उनके बिजनेस पार्टनर क्या मिल गया। और मैं तो उसकी आगे की बात कर रहा हूं, अगर कोई बिजनेस पार्टनर भी है तो भी क्या आप किसी बिजनेस पार्टनर के कोई क्रिमिनल एक्ट को आप दूसरे से जोड़ सकते हो? आप पत्नी के और पति के बीच में भी अगर पति ने कोई क्रिमिनल काम किया है तो उसमें पत्नी तक को नहीं जोड़ सकते आप तो दूर की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हताशा है, डेस्परेशन है। और जिस एफआईआर का जिक्र किया है कि अमानतुल्लाह खान के यहां छापा मारा एसीबी ने, वो कोई नया मामला है? बिल्कुल नहीं। वो एक 2.5 साल पुरानी, 2 साल 9 महीने पुरानी एफआईआर है। जनवरी 2020 में दर्ज हुई थी। जनवरी 2020 की दर्ज हुई एफआईआर के अंदर आप किसी को बुलाते हो पूछताछ करने के लिए, पीछे से कई जगह छापे मार देते हो। अमानतुल्लाह के घर छापा मारा, उसके घर कुछ नहीं मिला, और आप खबर प्लांट करा देते हो एसीबी के माध्यम से कि अमानत के करीबियों के साथ मिला, अमानत एंड एसोसिएट्स के पास मिला, और 2-3 दिन बाद खबर हो जाएगी अमानत क्या मिला। अब जो हमें दिख रहा है वो ये है कि ईडी और सीबीआई अब इतनी डेस्परेट हो चुकी हैं, इतनी हताश हो चुकी हैं कि अब वो पूरी दिल्ली में छापे मार रहे हैं।
100 जगह छापे मार चुके हैं। अब ये पूरी दिल्ली में छापे मार रहे हैं, किसी के यहां तो कुछ मिलेगा, जिसके यहां कुछ मिलेगा वो कह देंगे मनीष सिसोदिया का है। आम आदमी पार्टी से घबराकर, आम आदमी पार्टी की गुजरात में बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरकर इस तरीके के डेस्परेट काम जो है अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने जो पूछा, आप ये पुलिस से, एसीबी से पता कीजिएगा। शनिवार को कांग्रेस ने दावा किया कि देश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति के कारण आज देश के युवा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो कि दुख की बात है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। कांग्रेस नेता सुप्रिया ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है और आज कामकाजी उम्र के 60% लोग या तो काम नहीं कर रहे हैं या काम की तलाश भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 से 24 वर्ष की उम्र के 42% युवा बेरोजगार है। अगर ये स्थिति भयावह नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि मोदी जी से आशा थी कि उनके वादे के मुताबिक 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, लेकिन इन 8 वर्षों में नौकरी के आवेदन आए 22 करोड़ और रोजगार मात्र 7 लाख लोगों को ही मिले। बेरोजगारी की मार तो सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ी है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 26% से गिरकर 15% पर चली गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तो आपके पास लगभग 2 साल है, युवाओं को रोजगार दीजिए। इतिहास इमारतों से नहीं, इरादों से बनता है। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन है और इस मंच से हम सबकी ओर से हम उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। एक प्रचलन है देश में जहां पर हर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को एक प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाता है। बच्चों से बहुत प्यार था तो चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। मुझे लगता है इंदिरा जी का जो अदम्य साहस था और जो उन्होंने किया उसको कौमी एकता दिवस रूप में मनाया जाता है। राजीव जी का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का भी दिन बेहद खास है। मोदी जी का जन्मदिन है, प्रचंड बहुमत हासिल कर प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया युवाओं के लिए और उसके बाद भी देश के युवा आज इस जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। किस बात का आभार व्यक्त कर रहे हैं? राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में 17 सितंबर जो मोदी जी का जन्मदिन है, इस साल नहीं पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी कुछ सालों से मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता बड़ी है और ये चिंता सरकार को और प्रधानमंत्री को समझनी पड़ेगी। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। हमारे यहाँ औसतन आयु विश्व में सबसे युवा है और उसके बाद भी हमारे यहाँ कामकाज करने वाले उम्र वर्ग में 60% लोग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन 60% लोग या तो काम नहीं कर रहे हैं या काम ढूंढ नहीं रहे हैं, इतने हताश हो चुके हैं। 60% लोग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, 60% are either not working or not looking for employment। भयावह स्थिति है। 20 से 24 वर्ष की आयु में युवा बिल्कुल 42% बेरोजगार हैं। तो अगर ये भयावह स्थिति नहीं है तो और क्या होगी? और नहीं, ना आप कोरोना के पीछे छुप सकते हैं, ना आप रशिया यूक्रेन युद्ध के पीछे छुप सकते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि कोविड का पहला केस आने से पहले हमारी आर्थिक मंदी, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। हालिया आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर 8.3% है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए और एक युवा राष्ट्र के लिए अगर इससे बड़ा रेड लेटर प्रायोरिटी और कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसा क्यों है? ये युवा क्यों मना रहे हैं इसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में? मुझे लगता है वो मायूस हैं। मोदी जी ने क्योंकि वादे बहुत बड़े किए थे।
अपनी इलेक्शन रैली के दौरान उन्होंने कहा था और बार बार कहा था कि मैं 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाऊंगा। तो 8 साल बाद 16 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। 16 करोड़ रोजगार तो नहीं बने, 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन जरूर आए और उसमें से नौकरियां सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोगों को मिली। और बेरोजगारी का ये जो पहाड़ है, ये 2 विषयों से और भी ज्यादा बड़ा टूट पड़ रहा है। पहला, ये महंगाई और घटती आय के दौरान आ रहा है। जो लोग थोड़ा बहुत कमा रहे हैं उनकी भी आय घट गई है और महंगाई बहुत है, इसलिए बेरोजगारी और भी ज्यादा चुभ रही है। और दूसरा, महिलाओं पर इसका बहुत कहर बरपा है। जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का 26% होता था, वो गिर के 15% तक पर आ गया। हम मोदी जी से यहां इस मंच से अपील करते हैं, आपका 72वां जन्मदिन है, आपको पुनः बधाई देते हैं। और मैं वाकई में दिल से कहती हूं कि मुझे दुख है इस बात का कि आज इस देश के युवा देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह दुख की बात है, यह चिंता की बात है। अभी आपके पास 2 साल और हैं, युवाओं को रोजगार दीजिए, युवाओं के हक की बात करिए। और यह याद रखिए कि कोई भी इतिहास में इमारत बनाने से, गारे मिट्टी की इमारत बनाने से याद नहीं किया गया, अपने मजबूत इरादों से, अपने काम से, उससे याद किए जाते हैं लोग। इमारत नहीं, इरादा बुलंद करिए। जिस रोजगार का आपने प्रण किया था वो रोजगार दीजिए, क्योंकि ये दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर इस देश का युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है। DID न्यूज राष्ट्र सर्वप्रथम सकारात्मक मीडिया मदर इंडिया पत्रिका की ओर से विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी, बिजनेस पार्टनर हामिद अली को दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत किया अरेस्ट, विधायक अमानतुल्लाह खान भी गिरफ्तार। शमी की वर्ल्ड कप टीम में हो सकती है एंट्री, BCCI ने ऑप्शन खुला रखा, 10 अक्टूबर तक हो सकता है आखिरी फैसला। कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान का इंजन फेल, क्रिकेटर्स को लेकर इंदौर जाने वाली थी फ्लाइट, देर रात लखनऊ एयरपोर्ट भेजा गया। यूपी में भारी बारिश से अब तक 22 लोगों की मौत, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन, देश विदेश के कई लोगों और पार्टी के दिग्गजों ने भेजी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर निर्माण लाइसेंस रद्द किया। राज्य सरकार की एजेंसी ने विज्ञप्ति में कहा, जॉनसन बेबी पाउडर नवजात शिशुओं की त्वचा को कर सकता है प्रभावित। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, बोले बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा, लेकिन बीजेपी की सिर्फ अमीरों को बचाने में दिलचस्पी। भाजपा सांसद सुमेधा नंद के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, सांसद सुमेधा नंद ने किया आरोपों से इनकार। राजस्थान के सीएम ने लंपी वायरस को लेकर दिया बड़ा बयान, अशोक गहलोत ने कहा केंद्र सरकार लंपी स्किन रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, राज्य को वैक्सीनेशन में मिले प्राथमिकता। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में हुई चूक, TRS नेता ने अमित शाह के काफिले के आगे खड़ी कर दी कार। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।